गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कक्षा 10वीं की बहुत ही खूबसूरत कविता गजल। ये कविता हमने अपने पहले वाले सेशन में स्टार्ट कर चुके थे। आज हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए, कविता की पंक्तियां आपके सामने आ चुकी हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध धुंध एक नया शब्द है, इसका अर्थ आप लोग अभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। धुंध का मतलब होता है कोहरा, जिसे इंग्लिश में फॉग कहा जाता है। ये देखिए, चित्र ध्यान से देखिए, चित्र आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। देखिए अब कवि हमारा क्या कहना चाह रहा है। कवि कहते हैं पहली पंक्ति में, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ये देखिए, ये होता है जुगनू। ठीक है, जुगनू का अर्थ होता है, ये देखिए, जिसके पीछे इस तरह से चमकीला प्रकाश होता है जो सभी जगह प्रकाश फैलाता है। ये देखिए, रात में जंगल के समय ये जितने भी आपको येलो कलर के जगमगाते दिए दिख रहे हैं या जगमगाते लाइट दिख रही है, ये और कुछ नहीं हमारी जुगनू ही है। देखिए अब कवि क्या कहता है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो कवि का मानना है कि हम इंसानों के लाइफ में ऐसे कई जुगनू आते हैं जो हमें प्रकाश यानी कि सही रास्ता दिखाते हैं। तो जैसे जुगनू जंगल में लोगों से कहता है कि भाई भले ही यहाँ पे लाइट ना हो लेकिन मैं हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों को पूरे जंगल में मैं रास्ता दिखाता रहूंगा। उसी तरह इंसान के जीवन में भी ऐसे कई उसके अपने आते हैं, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, उसके दोस्त, ऐसे कई लोग जुगनू रूपी ऐसे कई लोग आते हैं जो उसकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ कवि कहना क्या चाहता है, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। कवि का मानना है कि हमारे आसपास तो बहुत सारे हमारे अपने लोग हैं, लेकिन ये जो सफलता आप देख रहे हो, सक्सेस, ये हमें ही प्राप्त करनी है। और ये हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम हमारे बलबूते पर हार्ड वर्क करेंगे तब। यानी जो इंसान अपने दम पर मेहनत करता है बिना किसी की सहायता या बिना किसी के सपोर्ट के, वही इंसान इस पूरे वक्त की इस धुंध में रोशनी बनकर चमकता है। तो जैसे वक्त की धुंध में जुगनू रोशनी बन के चमकता है, उसी तरह कवि का मानना है कि आप किसी और दूसरे जुगनू पे आधारित मत रहिए। आपको चाहिए कि अपना जुगनू आप खुद बनिए और अपनी मंजिल आप खुद चुनिए। और उस मंजिल को पाने के लिए आपको खुद को जो हार्ड वर्क चाहिए वो खुद करनी चाहिए। किसी के भरोसे हमें बैठना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। एक शब्द है मर्यादा, इसका अर्थ होता है सीमा। देखिए, हद भी आप लिख सकते हैं, वो भी सही है। चित्र देखिए, तीसरा चित्र, चौथा चित्र। अब देखिए कवि क्या कहता है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर आपने चित्रों को ध्यान से देखा होगा, खासकर ये पहला वाला चित्र और ये दूसरा वाला चित्र, तो हमारे कवि का मानना है कि हम इंसानों को अपने जीवन को यापन करने के लिए, यानी जीवन यापन के लिए कुछ मर्यादाओं का, कुछ बंधनों का पालन करना पड़ता है। यानी जो इंसान मर्यादा में रहकर अपने रिश्तों को निभाता है, वही इंसान सही मायने में इंसान होता है। अब यहाँ देखिए, अगर आपने अगला वाला चित्र देखा होगा, ये वाला चित्र देखिए, एक बच्चा है पढ़ाई नहीं कर रहा है, यानी एक लड़की पढ़ नहीं गई है, जो उनकी माँ है उसे चिल्ला रही है। यहाँ देखिए, पिता ने बच्चों को कहा था कि भाई हंगामा मत कीजिए, लेकिन बच्चे मस्ती कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और पिता को गुस्सा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब हम इंसान अपने हदों को, अपने सीमाओं को तोड़ते हैं, तभी हमारे लिए कष्ट होता है। लेकिन जब तक हम अपनी सीमा में रहते हैं, हमें कभी कोई कष्ट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपको याद होगा, अगर आपने रामायण देखी होगी, तो रामायण में लक्ष्मण जी ने भी सीता जी की कुटी के आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और ये कहा था कि जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगी, यानी अपनी सीमा के अंदर रहेंगी,
आपको इस जंगल में कभी किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे सीता जी ने वो खींची हुई लकीर यानी कि लाइन को क्रॉस किया, वैसे ही उन पर मुसीबत आ गई। तो उसी तरह यहाँ पे भी ये चारों चित्रों द्वारा कवि यही बताना चाहता है कि जब जब इंसान अपनी मर्यादा में रहता है, सीमाओं में रहकर कोई काम करता है, तब तक इंसान और ज्यादा निखर कर संसार के सामने आता है। लेकिन जब इंसान अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का उल्लंघन करता है, तब तक इंसान को मुंह की खानी पड़ती है, अर्थात उसे चोट लग जाती है। अगला देखिए चित्र। देखिए, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। कवि का मानना है कि अगर तुम्हें बनना है मोती तो कहाँ दिखना है? सीप के अंदर। ये देखिए, ये होता है सीप आपका, सीप के अंदर मोती आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे कहते हैं सीप और ये हमारी है मोती। अब कवि कहता है कि अगर तुमको ये सीप के अंदर का खूबसूरत मोती बनना है तो क्या है? तो यहाँ पे देखिए बेटा कि यहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। काफी सारे बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर हाथ उठाए हुए हैं। क्यों हाथ उठाए हुए हैं? क्योंकि जो शिक्षक पूछ रहे हैं प्रश्न, उन बच्चों को उसका उत्तर आता है। यानी ये बच्चे अपनी मर्यादाओं में रहकर समय पर जो अभ्यास करना चाहिए, ये बच्चे घर पे वो अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए जब शिक्षक ने उनसे सवाल पूछा तो बच्चों को सवाल का जवाब आ रहा है। और देखिए, जब आप अपने सवालों का सही जवाब देते हैं तो आप ही का जो परीक्षा का नतीजा यानी कि रिजल्ट होता है वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो कवि का वही मानना है कि जैसे सीप के अंदर यानी कि मर्यादाओं के अंदर बंद का मोती रहता है, तो जब मोती खुलता है तो बहुत ही चमकीला होता है। उसी तरह इंसानों को भी बोला गया है कि हे इंसान, अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन मत कीजिए, मर्यादाओं में रहिए, और जब जब आप अपनी सीमाओं में रहते हैं तब तक आपको इस तरह से सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें यही दो लाइन में सीख मिली है कि हम इंसानों को कभी भी अपनी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। हर बंधन इंसान के लिए सही होता है। ये देखिए, अगला हमारी पंक्ति आ गई। अगली पंक्ति, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। ये देखिए, इसमें कोई नया शब्द नहीं था। मैंने यहाँ गुलाब की कली और कली से फूल खिलता हुआ दिखाया है। ये देखिए दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है अपनी पहली पंक्ति में, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। अब कवि का कहना है कि अगर कोई कली यानी कि देखिए जिसे मैंने हाईलाइट किया है, अगर कोई कली इस तरह से फूल बनने में डरती है, इसका मतलब कली को डर लग रहा है कि वो अपना आगे का जीवन नहीं जीना चाहती, क्योंकि हर कली को पता है कि जैसे ही वो फूल में कन्वर्ट होगी, कुछ ही समय के बाद उसे मौत आ जाएगी, यानी कि वो मुरझा जाएगी और मर जाएगी। यानी कि कली को पता है फूल बनने के बाद उसकी जीवन का जो समय है वो बहुत ही कम बचा रहता है। इसीलिए अगर कोई कली इस तरह से फूल बनने से डर जाती है तो कवि का मानना है कली का जीवन ना के बराबर हो जाता है, यानी कि वो कली ही क्या जो फूल बनने से डर जाए। अब यहाँ इंसानों को भी बोला गया है कि देखो, यहाँ पे कुछ बच्चों ने हाथ उठाया है कि अगर इंसान को सफलता चाहिए तो इंसान को क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। जितनी भी इंसान को मेहनत करनी पड़े सफलता प्राप्त करने के लिए, इंसान को वो सभी मेहनत करनी चाहिए। अगली लाइन देखिए, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब कवि का मानना है कि अगर आपको जीवन में आगे तक जाना है, ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूना है, तो आपको फूलों से और तितलियों से सीखना चाहिए। वो तितली जिसके पर अगर टूट भी जाते हैं एक पर, तो वो दूसरे पर से काम चलाती है, लेकिन कभी उड़ना नहीं छोड़ती। उसी तरह कवि यहाँ पे इंसानों से कहते हैं कि हे इंसान, आपको भी हार नहीं माननी है और आप लोगों को भी चाहिए कि ये सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। तो ये दो पंक्तियों में कवि ने हमें निरंतर अभ्यास करने और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बताया है। ये देखिए अगला, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में मुझे तुम अक्सर देखो। ये देखिए, यहाँ भी कोई नया शब्द नहीं था, यहाँ मैंने लोगों की भीड़ दिखाई है। दूसरा देखिए,
भीड़ में अगर हमें किसी को ढूंढना है तो कुछ खास लोगों को ही हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो खास उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। देखिए, अब देखिए मैंने क्या बताना चाहा है। कवि कहता है कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। कवि का मानना है कि वो एक ऐसी शक्ल ढूंढ रहा है इस पूरे भीड़ में जहां वो जिस पर यकीन कर सके, यानी जो कर्म प्रधान इंसान है, ऐसे कर्म प्रधान इंसान को कवि इस भीड़ में ढूंढ रहा है। अब कवि कहता है मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो, यानी जो इंसान कर्म पे विश्वास रखते हैं और सदा नियमों का पालन करके कर्म करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ऐसे इंसान को कवि का मानना है कि जहां भी मैं देखूं वहां पे मुझे वो ही इंसान दिखे। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपने ये वाला चित्र देखा होगा तो जो इंसान खास होते हैं वो एकदम हटके दिखते हैं, क्योंकि उनका पहनावा, उनका उठना बैठना, बोलने का तरीका सब दूसरों से अलग होता है। तो कवि का मानना है कि जब भी वो भीड़ में किसी को देखता है तो वो उसी कर्म प्रधान इंसान को ढूंढता है जो कर्म पे विश्वास करता है। तो मैंने यहाँ पे वही बताया है कि जो इंसान अपने आप पर विश्वास करता है, कर्म पे विश्वास करता है, ऐसे इंसान को कवि, ऐसे इंसान की शक्ल को कवि हर इंसान में ढूंढता है, और जब उसे वो कर्म करने वाला इंसान मिल जाता है तो कभी फूला नहीं समाता। ये देखिए, और एक मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, ये देखिए। जी हाँ, ये एक पिक्चर की क्लिप मैंने ली है, हम आपके हैं कौन। यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जिसे हम चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो हमारी मंजिल हो, चाहे हमारे कोई अपने हो या हमारा कोई अपना दोस्त हो, जब भी हम किसी को सच्चे मन से याद करते हैं तो चाहो ना चाहो हमारा वो अपना हमें हर पल हर जगह दिखाई देता है, जैसे आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो आज हमने इस कविता में क्या सीखा? तो आज हमने इस कविता में सीखा कि कैसे कवि का मानना है कि इंसान को बुलंदियों तक जाने के लिए ऊंचे पद की जरूरत नहीं है, बस आप किसी इंसान का भला कीजिए, उसके दिल के अंदर जगह बना लीजिए, तो मानिए आपको पूरा संसार मिल गया हो। कि कवि कहता है कि आपको एक ऐसा जुगनू बनना है जो अपनी मदद खुद करे, आप दूसरे जुगनुओं पे आधारित मत रहिए, यानी आपको अपना कर्म खुद करना है, कोई आपके बदले आपका कर्म करने नहीं आएगा। और यहाँ अंत में कवि यही कहना चाहते हैं कि कवि ऐसी ही शक्ल का इंसान ढूंढ रहा है जो भी कर्म करने पे विश्वास रखता है, और ऐसा हर इंसान भीड़ में कवि को दिखाई दे रहा है जो कर्म पे विश्वास करता है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए, पहला आपका प्रश्न आ चुका है, गजल की पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए, यानी आपको अर्थ लिखना है। नींव के अंदर दिखो, इसका अर्थ होता है आधार बनना। आईना बनकर दिखो, इसका अर्थ है संवेदनाओं से परिपूर्ण इंसान बनना। अगला देखते हैं, कृति पूर्ण कीजिए, मनुष्य से अपेक्षाएं। तो पहला अपेक्षाएं है इंसानियत की राह पर चले, और दूसरा है पथ प्रदर्शक बने। पथ प्रदर्शक का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला बनना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए, आपको महसूस डैश भीतर दिखो, यानी यहाँ पे कविता की पंक्तियों का, कुछ पंक्तियों का शुरुआत का और अंत के शब्द दिए हैं, और बीच में आपको क्या जीवन मूल्य प्राप्त हुआ इस वाली पंक्ति से, यानी इस पूरी पंक्तियों से आपको लिखना है। तो पहली पंक्ति से हमें ये सीख मिलती है जीवन मूल्य कि दूसरों का दर्द महसूस हमें करना चाहिए, और दूसरे वाले पंक्ति से हमें ये सीख मिल गई है कि सही रास्ते पे चलकर आदर्श स्थापित करना चाहिए। अगला देखते हैं, ये देखिए, गजल में आए हुए प्राकृतिक घटक यानी कि नेचुरल चीजें क्या क्या आई हैं। पहला है तितली, दूसरा फूल, तीसरा है सीप, चौथा है जुगनू। ये ऐसे 4 प्राकृतिक घटक है जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने इनको पैदा करके धरती की सुंदरता बढ़ाने के लिए भेजा हुआ है। आइए अगला देखते हैं, ये देखिए, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। कैसे हमें दिखना चाहिए कवि के अनुसार? तो पहला आंसर है नींव के अंदर दिखो, दूसरा मील का पत्थर दिखो, तीसरा मोम के भीतर दिखो, चौथा रोशनी बनकर दिखो, और पांचवा है
सीप के अंदर देखो। आइए अगला देखते हैं। ये देखिए, ये आपका अंतिम प्रश्न है। जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। ये चीजें हमने हमारी पिछली वाली कक्षा में सीखा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में। देखिए यहाँ पे लिखा है भीड़, जुगनू, तितली और आसमान। अब इन शब्दों से लेकर आपको एक ऐसा प्रश्न तैयार करना है, वो जो कविता के अंदर की ही पंक्ति होनी चाहिए। आप ऐसे प्रश्न तैयार करेंगे जिनका उत्तर भीड़, दूसरे का उत्तर जुगनू, तीसरे का उत्तर तितली और चौथे प्रश्न का उत्तर आसमान होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में जब आप बनाते हो प्रश्न, तो प्रश्न में कहीं भी भीड़, जुगनू, तितली और आसमान नहीं आने चाहिए। जब हम प्रश्न पढ़े तो उसका उत्तर ये चारों शब्द एक एक करके होने चाहिए। तो इस प्रकार आपको कविता से ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं, एक लाइन के या एक लाइन से छोटे भी, जिनके उत्तर किसी का भीड़ होना चाहिए, किसी का जुगनू, किसी का आंसर तितली हो और किसी का उत्तर आसमान हो। आई होप आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी।